हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हम तंत्रिका तंत्र देखे थे। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। अभी जो हम चला रहे हैं ये टॉपिक, ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक NCERT के बुक्स से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता कहा होता है? O समूह। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? O समूह। हीमोग्लोबिन मानव में रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब होता है, सामान्यतः बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 pH तक। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यानी अगर देने की बात होगा तो O सभी को दे सकता है, अगर लेने की बात होगा तो AB सभी से ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग होगा A अथवा O। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग होगा A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में स्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर।
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग से नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन कहलाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन कहलाता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का कहलाता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का कहलाता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण के उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी का निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां कहलाती है हृदय धमनियां। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां कहलाती है हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने में होती है सोडियम की भूमिका। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय होता है? 0.8 सेकेंड। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस शिरा पैर में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा है ग्रेट सेफिनस शिरा जो पैर में होती है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या हो जाएगी तो रक्त कैंसर हो जाएगा? 12,000 सीसी हो जाएगा तो रक्त कैंसर हो जाएगा। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग होता है? सर्पगंधा का। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग होता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी।
किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? पलीहा को। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? पलीहा को। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त पहले हृदय में जाता है, फिर महाधमनी में, फिर धमनिया में, फिर धमनिकाय में, फिर कोशिकाएं अंग में। अशुद्ध रक्त हृदय से महाधमनी, फिर धमनिया, फिर धमनिकाय, फिर कोशिकाएं अंग में। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg/100 ml। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg/100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय। हृदय का काम है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। हृदय का काम है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनिया का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंग तक पहुंचाना। धमनिया का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं का काम है धमनी तथा सीरा के रक्त का सम्मिलन। कोशिकाएं का काम है धमनी तथा सीरा के रक्त का सम्मिलन। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी के उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थिति प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A, B और AB। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग होगा A, B या AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक है। पेप्सिन, ट्रिप्सन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। चलिए, समूह है यानी माता पिता का, अगर माता का भी O और पिता का भी O होगा तो
संभावित रक्त समूह जो है बच्चे में ओ ही होगा, अधिकतम है कि ओ होगा। और संभावित में ए बी कुछ भी हो सकता है, और संभावित तो खैर कुछ नहीं संभव है। अगर माता का अगर ओ है और पिता का ए है, माता का अगर ओ है और पिता का ए है तो ओ या ए दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चा में। अगर माता का ओ है पिता का बी है तो ओ या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि माता का ओ और पिता का ए भी है तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है बच्चों में, ओ नहीं होगा, ए या तो बी, ए भी नहीं होगा। अगर माता का भी ए है और पिता का भी ए है तो बच्चा में ए या ओ हो सकता है। अगर माता का ए और पिता का भी ए तो बच्चा में ए या ओ हो सकता है। यदि माता का ए रक्त समूह है और पिता का बी है तो बच्चा में कुछ भी हो सकता है, ए बी ओ ए बी कुछ भी हो सकता है। यदि माता का ए है और पिता का बी होगा तो ए बी ओ ए बी हो सकता है। यदि माता का ए है और पिता का ए बी है तो बच्चा का रक्त समूह ए बी या ए बी होगा। यदि माता का भी बी और पिता का भी बी है तो बी और ओ हो सकता है। यदि माता का बी और पिता का ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है। यदि दोनों का, माता पिता दोनों का ए बी है तो बच्चा में ए बी होगा। चलिए अब है सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का रक्त जीवन होता है 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। उच्च रक्तदाब से समस्या होता है हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब यानी बीपी हाई से होता है हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब यानी बीपी लो से भी होता है हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब से भी होता है हाइपरटेंशन, बीपी हाई से भी हाइपरटेंशन। हीमोफीलिया से होता है आघात से रक्त स्त्राव। हीमोफीलिया से होता है आघात से रक्त स्त्राव। और रक्तता से होता है हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी। चलिए तो रक्त परिसंचरण तंत्र यहीं समाप्ति होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आ रहा था, उससे मायने रखता है आप कितने पढ़ने के प्रति जागरूक हैं, वो मायने रखता है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।